नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनिवर्सरी हिंदी में। दोस्तों, आज हम जिस एनिमे की कहानी जानने वाले हैं वह कोई साधारण एनिमे नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जहां एक छोटी सी घटना पूरी दुनिया की रियलिटी को बदल सकती है। जहां अतीत में भेजा गया सिर्फ एक छोटा सा मैसेज भविष्य को बदल सकता है, और जहां किसी इंसान को बचाने की कोशिश करते करते शायद पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी एनिमे स्टेन्स गेट की। इस एनिमे की शुरुआत देखने पर आपको लग सकता है कि कहानी थोड़ी स्लो है। कुछ साइंटिस्ट्स हैं, एक छोटी लैब है, अजीब अजीब गैजेट्स हैं और एक ऐसा मैन कैरेक्टर है जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा मैड साइंटिस्ट समझता है। लेकिन दोस्तों, इस शांत शुरुआत के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छिपा हुआ है। आज हम करेंगे स्टाइन्स गाइड सीजन एक एपिसोड एक की पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि एपिसोड के आखिर में जो घटनाएं होती हैं वही आगे की पूरी कहानी की नींव रखती है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है जापान के फेमस शहर टोक्यो के एक एरिया अकीहाबारा से। अकीहाबारा टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, गेम्स और एनिमे कल्चर के लिए काफी फेमस है, और इसी की जगह पर हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाई देता है। उसका असली नाम है रिंतारो ओकाबे, लेकिन ओकाबे खुद को इस नाम से ज्यादा सीरियस नहीं लेता। वह अपने लिए एक दूसरा नाम इस्तेमाल करता है, होविन क्यूमा। ओकाबे का मानना है कि वह एक महान मैड साइंटिस्ट है। वह बहुत ड्रामेटिक तरीके से बातें करता है और हमेशा ऐसा बिहेव करता है जैसे दुनिया के पीछे कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन उसके खिलाफ साजिश कर रही हो। वह खुद को नॉर्मल लोगों से अलग समझता है, और यही उसके कैरेक्टर की सबसे इंटरेस्टिंग चीजों में से एक है। पहली नजर में ओकाबे थोड़ा क्रेजी लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे हमें पता चलता है कि इस मजाकिया और ओवर ड्रामेटिक पर्सनैलिटी के पीछे एक काफी इंटेलिजेंट इंसान छिपा हुआ है। अब कहानी हमें ओकाबे की छोटी सी लेबोरेटरी में लेकर जाती है। इस लेबोरेटरी का नाम है फ्यूचर गैजेट लेबोरेटरी। नाम सुनकर आपको लगेगा कि यहाँ कोई हाईटेक साइंटिफिक रिसर्च चल रही होगी, लेकिन असलियत में यह एक छोटी और काफी मैसी जगह है। यहाँ ओकाबे अपने एक्सपेरिमेंट्स करता है। उसका सबसे करीबी दोस्त है इतारू हाशिदा, जिसे ओकाबे प्यार से दारू कहता है। दारू एक बेहद टैलेंटेड कंप्यूटर हैकर है। वह कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में काफी इंटेलिजेंट है। ओकाबे और दारू दोनों मिलकर अलग अलग गैजेट्स बनाने की कोशिश करते रहते हैं। उनकी लेबोरेटरी में कई अजीब इन्वेंशंस पड़े हुए हैं, और इन्हीं इन्वेंशंस में से एक आगे चलकर पूरी कहानी की दिशा बदलने वाला है। लेकिन उस समय किसी को अंदाजा नहीं होता कि उनकी छोटी सी लैब में बनी चीज इतिहास बदलने की क्षमता रखती है। अब कहानी हमें एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस की तरफ ले जाती है। ओकाबे वहां साइंस से जुड़ी एक प्रेजेंटेशन सुनने पहुंचता है। प्रेजेंटेशन देने वाला साइंटिस्ट है डॉक्टर नाकाबाची। वह टाइम मशीन और टाइम ट्रैवल जैसी चीजों के बारे में बात कर रहा होता है। ओकाबे इन बातों में काफी इंटरेस्टेड होता है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। इस लड़की का नाम है कुरिसु माकी से। कुरिसु कोई सामान्य लड़की नहीं है। वह एक बेहद इंटेलिजेंट और टैलेंटेड रिसर्चर है। कम उम्र में ही उसने साइंस के फील्ड में अपनी पहचान बना ली है। लेकिन ओकाबे और कुरिसु की पहली मुलाकात बिल्कुल फ्रेंडली नहीं होती। दोनों के बीच कॉन्वर्सेशन थोड़ी ऑकवर्ड और आर्ग्यूमेंटेटिव रहती है। ओकाबे अपने यूजुअल ड्रामेटिक अंदाज में बातें करता है। कुरिसु उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। लेकिन दोस्तों, यही लड़की आगे चलकर ओकाबे की जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट लोगों में से एक बनने वाली है। कॉन्फ्रेंस के बाद ओकाबे वहां से निकल रहा होता है, तभी उसे अचानक एक लड़की की चीख सुनाई देती है। ओकाबे तुरंत उस आवाज की तरफ जाता है, और वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखता है कि कुरिसु जमीन पर पड़ी हुई है। उसके शरीर से खून निकल रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे मार दिया हो। ओकाबे पूरी तरह शॉक में चला जाता है। कुछ देर पहले तक वह कुरिसु से बात कर रहा था, और अब वही लड़की उसके सामने मृत पड़ी है। ओकाबे समझ नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या है। वह पैनिक में वहां से निकल जाता है, लेकिन वह इस घटना को अपने दोस्त दारू को बताना चाहता है। इसलिए वह अपना फोन निकालता है और उसे मैसेज भेजने की कोशिश करता है, और यहीं से कहानी एक बेहद स्ट्रेंज डायरेक्शन में मुड़ने लगती है। ओकाबे दारू को मैसेज भेजता
सोचता है कि उसने एक लड़की को मरते हुए देखा है, लेकिन जैसे ही वह मैसेज भेजता है उसे कुछ अजीब महसूस होता है। आसपास की रियलिटी जैसे कुछ पल के लिए डिस्टर्ब हो जाती है। ओकाबे को कुछ समझ नहीं आता। वह सोचता है कि शायद वह डर की वजह से हेलुसिनेट कर रहा है, लेकिन तभी एक और स्ट्रेंज चीज होती है। पूरे एरिया में अचानक एक बड़ा डिस्टर्बेंस दिखाई देता है। ऊपर आसमान में एक सैटेलाइट जैसी चीज दिखाई देती है और लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर यह सब क्या है। ओकाबे भी पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल है, अभी आखिर हुआ क्या? इसके बाद ओकाबे लैबोरेटरी वापस लौटता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे महसूस होता है कि कुछ चीजें वैसी नहीं हैं जैसी उसे याद थी। लोगों का रिएक्शन अलग है, कुछ घटनाएं अलग तरीके से हुई लगती हैं। सबसे बड़ी बात, कुरिसु अब जिंदा है। ओकाबे उसे देखकर लिटरली फ्रीज हो जाता है, क्योंकि कुछ समय पहले उसने खुद कुरिसु को जमीन पर मृत देखा था, लेकिन अब वह उसके सामने खड़ी है। ओकाबे के लिए यह इम्पॉसिबल है। अगर उसने कुरिसु को मरा हुआ देखा था तो फिर वह जिंदा कैसे है? क्या वह गलत जगह गया था? क्या उसने किसी और लड़की को कुरिसु समझ लिया था? या फिर क्या समय के साथ कुछ हुआ है? ओकाबे खुद अपनी मेमोरीज पर शक करने लगता है। वह सोचता है कि शायद उसे कोई गलतफहमी हुई थी, लेकिन उसके दिमाग में वह दृश्य अभी भी बिल्कुल साफ है। कुरिसु का जमीन पर पड़ा होना, खून, उसकी हालत, सब कुछ उसे याद है। और यही चीज ऑडियंस को भी सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि एनीमे ने हमें शुरुआत में ही ऐसा मिस्ट्री दे दिया है जिसका आंसर अभी नहीं मिलता। और यही स्टाइन्स गेट की स्टोरी टेलिंग की खासियत है। यह आपको तुरंत सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करता, ये क्लूज देता है और फिर आपको खुद सोचने पर मजबूर करता है। अब हम फिर से ओकाबे और दारू की लैबोरेटरी में आते हैं। दोनों अपने इन्वेंशंस पर काम कर रहे हैं। इन्हीं इन्वेंशंस में से एक है फोन माइक्रोवेव। नाम थोड़ा मजेदार है, लेकिन इसका काम नॉर्मल माइक्रोवेव जैसा नहीं है। ये माइक्रोवेव एक मोबाइल फोन से कनेक्ट किया गया है। ओकाबे इसका इस्तेमाल एक्सपेरिमेंट्स के लिए करता है। शुरुआत में उन्हें खुद नहीं पता कि यह मशीन वास्तव में क्या कर सकती है, लेकिन जब वे इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उन्हें कुछ बहुत स्ट्रेंज रिजल्ट्स मिलते हैं। उनके एक्सपेरिमेंट में बनाना भी शामिल होता है। बनाना माइक्रोवेव में रखा जाता है। कुछ समय बाद जब उसे बाहर निकाला जाता है तो वह नॉर्मल तरीके से वापस नहीं आता। बनाना के साथ कुछ स्ट्रेंज हुआ होता है। ओकाबे इस चीज को नोटिस करता है। शुरुआत में यह एक छोटी और फनी घटना लगती है, लेकिन वास्तव में यह एक बहुत बड़ा क्लू है, क्योंकि मशीन शायद चीजों को सिर्फ गर्म नहीं कर रही, बल्कि उनके साथ स्पेस और टाइम के लेवल पर कुछ बदल रही है। और यहीं से ओकाबे की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। अब ओकाबे और दारू धीरे धीरे समझने लगते हैं कि उनके एक्सपेरिमेंट का संबंध सिर्फ माइक्रोवेव से नहीं है। मोबाइल फोन के साथ यह मशीन एक अनयूजुअल तरीके से काम कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है तो क्या उसे समय में पीछे भी भेजा जा सकता है? यही सवाल धीरे धीरे सामने आता है। और अगर यह पॉसिबल है तो इसका मतलब है कि इंसान अतीत को प्रभावित कर सकता है। सोचिए दोस्तों, अगर आपको कल होने वाली किसी घटना का पता हो और आप आज किसी को उसके बारे में मैसेज भेज दें, तो क्या कल वैसा ही होगा या फिर आपका मैसेज फ्यूचर को बदल देगा? यही सवाल स्टाइन्स गेट की पूरी कहानी का कोर बन जाता है। ओकाबे और दारू एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। वे फोन माइक्रोवेव के जरिए एक मैसेज भेजने की कोशिश करते हैं और अचानक उनके सामने एक इम्पॉसिबल चीज होती है। मैसेज पास्ट में पहुंच जाता है, यानी जिस समय वह मैसेज भेजा गया था उससे पहले की टाइमलाइन में उसकी इंफॉर्मेशन दिखाई देती है। ओकाबे को समझ नहीं आता कि आखिर यह कैसे हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि उसकी मशीन टाइम ट्रैवल से जुड़ी हो सकती है। अब यहाँ स्टाइन्स गेट का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। इसे कहते हैं वर्ल्ड लाइन। आसान भाषा में समझें तो वर्ल्ड लाइन एक ऐसी टाइमलाइन है जिसमें घटनाएं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होती हैं। मान लीजिए आज आप किसी दोस्त को मैसेज भेजते हैं, उस मैसेज की वजह से कल कोई घटना बदल जाती है, तो उस बदलाव के बाद फ्यूचर भी अलग हो सकता है, यानी पहले वाली टाइमलाइन और नई टाइमलाइन अलग हो जाएंगी। स्टाइन्स गेट इसी आइडिया को बहुत बड़े लेवल पर इस्तेमाल करता है और ओकाबे को धीरे धीरे एहसास होने वाला है कि उसके छोटे से एक्सपेरिमेंट ने शायद वर्ल्ड लाइन को बदलना शुरू कर दिया है। कुरिसु का मिस्ट्री और बड़ा होता है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल कुरिसु को लेकर है। ओकाबे ने उसे मृत देखा था, लेकिन अब कुरिसु जिंदा है और वह भी ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ओकाबे के लिए यह सबसे बड़ी मिस्ट्री है। क्या कुरिसु वास्तव में मरी थी? अगर हाँ, तो उसे किसने मारा? और अगर वह मरी ही नहीं थी तो ओकाबे ने जो देखा वह क्या था? क्या वह किसी दूसरी टाइमलाइन में चला गया था?
क्या उसने फ्यूचर की घटना देखी थी या फिर उसकी अपनी मेमोरीज में कोई बदलाव हुआ है? एपिसोड 1 इन सवालों के आंसर्स नहीं देता, बल्कि इन क्वेश्चंस को और बड़ा कर देता है। मिस्टीरियस सैटेलाइट। इसी बीच एपिसोड में दिखाई देने वाला मिस्टीरियस सैटेलाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट बिल्डिंग के पास दिखाई देता है। ये कोई सामान्य घटना नहीं लगती। इसके बाद आसपास के लोगों की स्थिति भी बदलती हुई दिखाई देती है। ओकाबे को लगता है कि दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में सामान्य लोगों को कोई जानकारी नहीं है, और यही फीलिंग उसके कैरेक्टर को और ज्यादा पैरानॉइड बनाती है। उसे हमेशा लगता है कि कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे है। शुरुआत में हमें उसकी बातें सिर्फ मजाक लगती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें एहसास होता है कि शायद उसकी कुछ बातें पूरी तरह बेकार भी नहीं है। अब अगर हम पूरे एपिसोड को पीछे से देखें तो शुरुआत में ओकाबे को एक लड़की की मौत दिखाई देती है। इसके बाद वह डारू को मैसेज भेजता है। फिर रियलिटी में कुछ स्ट्रेंज चेंजेस होते हैं। वह लेबोरेटरी में वापस आता है और उसे पता चलता है कि कुरिसु जिंदा है। इसके बाद फोन माइक्रोवेव के एक्सपेरिमेंट्स में उसे ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं जो नॉर्मल साइंस से एक्सप्लेन करना मुश्किल है। यानी एपिसोड हमें धीरे धीरे यह बताता है कि ओकाबे जिस रियलिटी को जानता था वह शायद बदल चुकी है, और सबसे डरावनी बात यह है कि शायद इस बदलाव की वजह खुद ओकाबे है। एपिसोड 1 में ओकाबे को सिर्फ एक फनी और क्रेजी कैरेक्टर समझना बहुत आसान है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी को ध्यान से देखें तो वह काफी इंटरेस्टिंग है। वह हमेशा जोक्स करता है, खुद को मैड साइंटिस्ट कहता है, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की बातें करता है, लेकिन जब उसे कुरिसु की मौत दिखाई देती है तो उसका पूरा पर्सनालिटी बदल जाता है। वह जेन्युइनली डर जाता है। इससे हमें पता चलता है कि उसकी ड्रामेटिक पर्सनालिटी के पीछे एक नॉर्मल इंसान भी है, और यही चीज आगे उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है। कुरिसु और ओकाबे की पहली मुलाकात भले ही स्ट्रेंज हो, लेकिन दोनों के बीच एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाता है। कुरिसु साइंटिफिकली इंटेलिजेंट है, ओकाबे भी इंटेलिजेंट है, लेकिन वह अपनी इंटेलिजेंस को एक वियर्ड पर्सनालिटी के पीछे छिपाता है। दोनों की कॉन्वर्सेशंस में आर्ग्यूमेंट्स और कॉमेडी देखने को मिलती है, लेकिन उनके बीच एक इंटेलेक्चुअल कनेक्शन भी दिखाई देता है। आगे चलकर यही रिलेशनशिप स्टाइन्स गेट की कहानी का बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाला है। फ्यूचर गैजेट लैब सिर्फ एक मजेदार लोकेशन नहीं है, यही वह जगह है जहां ओकाबे और दारू अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और इसी लैब में वह टेक्नोलॉजी पैदा होती है जो समय के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। एक छोटी सी लैब, कुछ इनएक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट और एक ऐसा इन्वेंशन जो दुनिया की हिस्ट्री बदल सकता है। यही कॉन्ट्रास्ट स्टाइन्स गेट को इतना इंटरेस्टिंग बनाता है। अब सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि आप पास्ट में मैसेज भेज सकते हैं तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपने पास्ट की गलतियां सुधारेंगे, किसी एक्सीडेंट को रोकेंगे, किसी इंसान को बचाएंगे, या लॉटरी का नंबर बदलकर अमीर बनने की कोशिश करेंगे? लेकिन हर बदलाव की एक कीमत हो सकती है, क्योंकि अगर आपने पास्ट की एक छोटी घटना बदल दी तो फ्यूचर की हजारों घटनाएं भी बदल सकती है, और हो सकता है कि जिस फ्यूचर को आप बेहतर बनाना चाहते हैं वही फ्यूचर और ज्यादा खतरनाक बन जाए। यही स्टाइन्स गेट का सबसे बड़ा कंसेप्ट है। एपिसोड के अंत तक ओकाबे अभी पूरी तरह नहीं समझ पाया है कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन दर्शक के सामने अब एक बड़ा मिस्ट्री खड़ा हो चुका है। कुरिसु की मौत, कुरिसु का फिर से जिंदा मिलना, फोन माइक्रोवेव, पास्ट में मैसेज और बदलती हुई रियलिटी, इन सब का कनेक्शन क्या है? क्या ओकाबे ने सच में टाइम ट्रैवल किया है? क्या उसने एक्सीडेंटली टाइमलाइन बदल दी है? और अगर टाइमलाइन बदल गई है तो ओरिजिनल टाइमलाइन का क्या हुआ? सबसे बड़ा सवाल, क्या ओकाबे आने वाले समय में अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर पाएगा, या फिर वही टेक्नोलॉजी उसकी जिंदगी को कंट्रोल करना शुरू कर देगी? और दोस्तों, यही से स्टाइन्स.गेट की असली कहानी शुरू होती है। तो दोस्तों, ये था स्टाइन्स.गेट सीजन 1 एपिसोड 1 का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। पहला एपिसोड देखने में भले ही थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन बिलीव मी दोस्तों, इस एनिमे की यही कंफ्यूजन आगे चलकर इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। हर छोटी डिटेल का एक मतलब है, हर कैरेक्टर का एक पर्पस है, और हर छोटी घटना आगे जाकर बड़ी कहानी का हिस्सा बनती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो एनिवर्स हिंदी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले एपिसोड्स में हमें पता चलने वाला है कि फोन माइक्रोवेव आखिर करता क्या है, डीमेल क्या है, वर्ड लाइन कैसे बदलती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ओकाबे की जिंदगी में कुरिसु की असली भूमिका क्या है। तो दोस्तों, की मिलते हैं अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए जय एनीमे।